How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie। चैप्टर 1 प्रत्येक स्थान पर सम्मान कैसे कराएं। पार्ट 2 फिर एलिस उनके लिए कॉर्न ब्रेड ले आई जो रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में चक्कर लगाते हुए बड़े प्यार से खाया और वापस लौटते समय मालियों तथा मजदूरों का भी अभिवादन करना नहीं भूले। प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन उन्होंने उसी प्रकार किया जैसे वे पहले करते थे। व्हाइट हाउस में 40 सालों से प्रमुख प्रवेशक रह चुके आइक हूवर बहुत भाव विभोर होकर बताते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में यह सबसे सुखद दिन तथा हमारे जीवन का, और हममें से कोई भी $100 के नोट के बदले में भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। चैटहेम, न्यू जर्सी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड एम साइक्स में भी महत्वहीन दिखने वाले लोगों में रुचि दिखाने की यही प्रवृत्ति पाई जाती थी। इस प्रवृत्ति का उन्हें लाभ भी हुआ था। सालों पहले मैं मैसेच्यूट्स क्षेत्र में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करता था। हिंगमैन में एक दवाई की दुकान में हमारा खाता था। उस स्टोर में जाकर मैं पहले सोडा क्लर्क तथा सेल्स क्लर्क से कुछ देर बात करता था, उसके बाद उसके मालिक के पास जाकर ऑर्डर लेता था। एक दिन उस स्टोर का मालिक मुझसे कहने लगा कि वह जॉनसन एंड जॉनसन का सामान नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वे अपनी गतिविधियों को अब फूड तथा डिस्काउंट स्टोर्स पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान घाटे में चल रही है। यह बात सुनकर तो मैं बहुत निराश हो गया तथा कई घंटों तक कार में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हुए इसी बारे में सोचता रहा। फिर मैंने निर्णय किया कि ऐसे परेशान होने से तो कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों ना एक बार फिर स्टोर के मालिक से मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। वापस उस दुकान पर जाने पर मैंने और बार की तरह पहले सोडा क्लर्क तथा सेल्स क्लर्क से हाय हेलो किया और फिर उसके बाद मैं मालिक से मिलने गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह मालिक मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मेरा स्वागत करते हुए मुझे हमेशा से 2 गुना ऑर्डर दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, इसलिए मैं उससे पूछ बैठा कि इस सब का क्या कारण है। फिर उसने बताया कि तुम्हारे जाने के पश्चात यह सोडा क्लर्क मेरे पास आया था। इसने ही मुझे बताया कि कुछ गिने चुने सेल्समैन ही ऐसे होते हैं जिन्हें मालिक के अलावा दूसरे कर्मचारियों में भी रुचि होती है। उसने कहा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और हम आपके साथ बिजनेस जरूर करना चाहिए। मुझे अपने इस कर्मचारी की जांच की बात जच गई, इसीलिए मैंने आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि दूसरे लोगों में सचमुच रुचि रखना एक सेल्समैन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। वैसे यह तो हर जगह काम आने वाला बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति में सचमुच रुचि दिखाए तो चाहे वह कितना ही व्यस्त, कितना ही धनी, कितना भी महान क्यों ना हो, हमारी ओर कभी ना कभी ध्यान जरूर देगा, हमें अपना कीमती समय तथा सहयोग जरूर देगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में कथा लेखन का एक कोर्स शुरू किया था। हमने कैथलीन नॉरिस, इडा टार्वेल, फैनी हर्स्ट, अल्बर्ट पैसन, टरह्यून तथा रूपर्ट ह्यूज जैसे व्यस्त तथा सुप्रसिद्ध लोगों को भी आमंत्रण भेजा था कि वे आकर अपने अनुभव सुनाए। हमने उन सबको पत्र में लिखा, हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमें आपका लेखन बहुत पसंद है तथा सचमुच ही आप में बहुत रुचि है। इसीलिए हम मन से चाहते हैं कि हम आपकी सफलता का रहस्य जान सकें।
प्रत्येक पत्र के अंत में 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिख दिया, आप सब बहुत व्यस्त हैं, अतः भाषण तैयार करना आपके लिए आसान काम नहीं होगा। इसीलिए हमने आपके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार कर दी, जिसके आधार पर आप अपने जीवन तथा कार्यशैली का ब्यौरा हमें दे सकते हैं। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वे सभी अपना घर छोड़कर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय हमारे लिए निकालकर हमारी कक्षा में अपना भाषण देने आ गए। इसी फॉर्मूले को प्रयोग में लाकर ही मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एम सॉ टैट, कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विकरसैम, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा बहुत से अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग कक्षा में भाषण देने के लिए राजी कर लिया था। हम सभी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा सच्चे दिल से करते हैं, फिर चाहे हम फैक्ट्री के मजदूर हो, ऑफिस में मामूली से क्लर्क हो या फिर सिंहासन पर विराजमान महान सम्राट हो। हम जर्मनी के कैंसर का उदाहरण ले सकते हैं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर सारा संसार उससे बहुत घृणा करता था, यहाँ तक कि उसके अपने देशवासी भी उसके विरोधी हो गए थे। इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा था। जाने कितने ही लोग उससे इतनी अधिक घृणा करते थे कि वे उसे जान से ही समाप्त कर देना चाहते थे या फिर जीवित ही जला डालना चाहते थे। ऐसी ही घृणा के बीच एक छोटे बच्चे ने उसे सच्ची प्रशंसा भरा पत्र लिखा, जिसमें उसने उसकी खूब प्रशंसा की थी। उस छोटे बच्चे ने लिखा था, चाहे लोग उससे कितनी भी घृणा क्यों ना करें, उसकी दृष्टि में तो विल्हेम ही जर्मन सम्राट थे और वह हमेशा ही उनसे प्रेम करेगा। जर्मन सम्राट भी इस पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने उस छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। बच्चा आया अपनी माँ के साथ और फिर सम्राट ने उस बच्चे की माँ से ब्याह रचा लिया। छोटे बच्चों को लोगों का दिल जीतने की कला सीखने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वरन वे तो सहज अनुभूति से जान जाते हैं कि लोगों के दिल में कैसे स्थान बनाया जाता है। यदि आपको सचमुच किसी दोस्त की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कोई काम जिसमें आपको अपना समय, विचार तथा ऊर्जा सब कुछ लगाने होंगे। जब ड्यूक ऑफ विंडरसन प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका का दौरा किया था। महीनों की मेहनत से उन्होंने स्पेनिश भाषा सीखी, जिससे वे वहाँ के नागरिकों को उनके देश की ही भाषा में ही संबोधित कर सकें। दक्षिण अमेरिकी लोगों को भी उनका यह व्यवहार बहुत पसंद आया था। अब कई सालों से मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अपने प्रियजनों के जन्मदिन अवश्य याद रखता हूँ। लेकिन कैसे? वैसे तो ज्योतिष विज्ञान में मुझे ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि क्या जन्म तिथि तथा व्यक्ति के स्वभाव में कोई संबंध होता है। फिर मैं उनसे उनकी जन्म तिथि भी पूछ लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा 20 नवंबर तो 2-3 बार 20 नवंबर दोहराता हूँ। जैसे ही मेरा दोस्त मेरी ओर पीठ करता है तो मैं उसका जन्मदिन तथा नाम लिख लेता हूँ तथा फिर इसे अपनी जन्मदिन वाली डायरी में लिख लेता हूँ। फिर नए वर्ष की शुरुआत में मैं उन्हें अपने कैलेंडर पर लिख लेता हूँ ताकि मैं उन तारीखों को भूल ना पाऊँ। जब भी जन्मदिन आता है तो मैं चिट्ठी लिखकर या फिर टेलीग्राम करके उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज देता हूँ। इसका प्रभाव सामने वाले पर बहुत सकारात्मक होता है। वह सोचता है कि कोई तो है जिससे मेरी चिंता है।
अब यदि हमें सच्चे दोस्त चाहिए, अगर हम लोगों का मन जीतने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उनसे उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए, पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए। जब कोई आपसे फ़ोन पर बातें करे तो भी आपको उत्साह से ही काम लेना चाहिए। हेलो कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि आप उससे बात करके प्रसन्न हैं। अनेक बड़ी कंपनियां तो अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस बात का प्रशिक्षण देती है जिससे वे सामने वाले से पूरी गर्मजोशी से बात कर सकें और उन्हें प्रभावित कर सकें। अब से आप भी इस बात का ध्यान रखें, ज़रूर रखें। सचमुच की रुचि न केवल आपको सच्चा मित्र देती है, बल्कि कंपनी का स्थायी ग्राहक भी देती है। एक बार न्यूयॉर्क के नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक अंक में यह प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को मैडलिन रोजडेल नामक महिला ग्राहक ने लिखा था। मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिखा है कि मैं आपके सभी कर्मचारियों से बहुत प्रभावित हूँ। सभी बहुत विनम्र है, सभ्य, मृदुभाषी, सहयोगी तथा सभ्य है। कितना अच्छा लगता जब लंबी कतार में प्रतीक्षा के पश्चात टेलर मधुर आवाज़ में आपका सुस्वागत करती है। पिछले वर्ष मेरी माँ 5 महीनों तक अस्पताल में दाखिल रही थी। मुझे अक्सर ही पैसे निकलवाने के लिए टेलर काउंटर पर बैठी मैरी पैटर सेलो के पास जाना पड़ता था। वे प्रत्येक बार मेरी माँ की तबीयत के बारे में ज़रूर पूछती थी। वे सचमुच ही मेरी माँ को लेकर चिंतित थी। अब तो संभवतः आपको तनिक भी संदेह नहीं होगा कि मिसेज रोजडेल उस बैंक की स्थायी ग्राहक बनी रहेंगी। न्यूयॉर्क के ही एक बड़े बैंक ने चार्ल्स आर वॉल्टर्स को किसी कॉरपोरेशन के विषय में गुप्त रिपोर्ट तैयार करने का भार सौंपा। वॉल्टर्स जानते थे कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सारे तथ्य इतने कम समय में दे सकता था। डॉक्टर वॉल्टर्स उस प्रेसिडेंट से मिलने पहुँचे तो एक महिला ने अपना सिर दरवाजे के अंदर डालकर उस प्रेसिडेंट को बताया कि उस दिन की पोस्ट में विदेशी टिकट तो आए ही नहीं थे। प्रेसिडेंट ने वॉल्टर्स को बताया कि वह अपने 12 वर्षीय पुत्र के लिए डाक टिकट इकट्ठे कर रहे हैं। वॉल्टर्स ने अपनी समस्या बताकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ने गोलमोल जवाब देने आरंभ कर दिए जो एकदम अस्पष्ट थे तथा वॉल्टर्स की समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं थे। कंपनी का प्रेसिडेंट बात करने के मूड में नहीं था। यूँ कहे कि यह साक्षात्कार एकदम संक्षिप्त तथा निरर्थक साबित हुआ था। हमारी पूरी कक्षा के समक्ष यह कहानी सुनाते हुए वॉल्टर्स ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए, कैसे सारी बातें साफ की जाए। फिर मुझे उसकी सेक्रेटरी की कई बातें याद आने लगी। 12 वर्षीय पुत्र, डाक टिकट, और फिर मुझे यह भी याद आया कि हमारे बैंक का विदेश विभाग डाक टिकटों के इकट्ठा करता है। हर देश से आने वाले पत्रों के डाक टिकट हमारे संग्रहालय में थे। फिर अगले दिन मैं उस प्रेसिडेंट से मिलने चला गया तथा साथ में वे डाक टिकट भी ले आया। मैंने उसे यह संदेश भिजवा दिया कि मैं उसके बेटे के लिए डाक टिकट लाया हूँ। मुझे बहुत शीघ्रता से बुलवा कर उस बेटे के लिए उस प्रेसिडेंट ने मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत किया जैसे संसद के चुनावों का कोई प्रत्याशी हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तथा आंखों में मैत्री भाव था। डाक टिकटों को देखकर तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वह कहने लगा, वाह, ये टिकट तो मेरे जॉर्ज को बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर बहुत देर तक हम टिकटों के विषय में ही बातें करते रहे। फिर उसने मुझे अपने बेटे की फ़ोटो भी दिखाई।
उसके बाद उसने मुझे वह सारी जानकारी दे दी जो मैं चाहता था, और वह भी मेरे बिना पूछे ही। फिर बहुत देर तक वह मुझे अपने बैंक के बारे में सब कुछ बताता रहा। फिर उसने अपने स्टाफ को बुलाकर उनसे भी कुछ प्रश्न पूछे। कुछ जानकारी लोगों को फ़ोन करके प्राप्त कर ली। फिर उसने मुझे आंकड़े, तथ्य, रिपोर्ट तथा पत्र व्यवहार सब कुछ सौंप दिया। मुझे तो जैसे एक स्कूप मिल गया था। लग रहा है मानो गुत्थी अपने आप सुलझ गई थी। अब एक और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। वर्षों से फिलाडेल्फिया के सीएम नाफले एक बड़े चेन स्टोर संगठन को ईंधन बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यह चेन स्टोर संगठन ईंधन को शहर के बाहर के किसी डीलर से मंगवाता था और फिर वह ईंधन नाफले के ऑफिस के आसपास ही इकट्ठा किया जाता था। एक बार नाफले ने हमारी कक्षा में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने चेन स्टोर्स पर क्रोध उतारते हुए उन्हें देश के लिए अभिशाप तक तय कर डाला था। लेकिन इसके बाद भी नाफले को आश्चर्य हो रहा था कि वे उससे माल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कोई दूसरा ढंग उपयोग करने का सुझाव दिया। अपने कोर्स के सदस्यों के मध्य एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था चेन स्टोर्स से देश भर को नुकसान ही नुकसान है, लाभ तो बहुत कम है। मैंने नाफले को सुझाव दिया कि वे चेन स्टोर के पक्ष में बोले। नाफले इसके लिए तैयार हो गए। फिर वह उसी चेन स्टोर संगठन के मालिक के पास गया जिससे वह बुरी तरह चिढ़ता था और उसे उल्टी सीधी बातें सुनाता था। नाफले ने उससे कहा, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य आपको ईंधन बेचना नहीं है, मैं तो मात्र आपसे सहायता मांगने आया हूँ। फिर उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहा, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं इस चेन स्टोर के लाभों के आंकड़े तथा पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ और आपके अतिरिक्त कोई अन्य मुझे इसकी सही जानकारी नहीं दे सकता। मुझे यह प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है और यह काम मैं आपकी सहायता से ही कर सकता हूँ। अब आगे की कहानी स्वयं नाफले के शब्दों में। मैंने उस व्यक्ति से 1 मिनट के समय की मांग की थी और उसी शर्त पर वह मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हुआ था। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझे करीब 2 घंटे तक बातें की। उसने एक और एग्जीक्यूटिव को बुलवाया जिसने चेन स्टोर्स पर एक पुस्तक लिखी थी। वह मेरी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने नेशनल चेन स्टोर एसोसिएशन को फ़ोन करके मेरे लिए इस विषय पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मंगवा दी। उसे लगने लगा था कि चेन स्टोर्स सचमुच ही लोगों का भला कर रहे हैं और इस बात का उसे गर्व है कि वह भी इस संगठन से जुड़ा होने के कारण बहुत से लोगों का भला कर रहा है। उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी तथा आत्मविश्वास से उसका चेहरा दमक रहा था। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मेरी सोच अब एकदम बदल चुकी थी। वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया तथा प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। फिर उसने मुझसे कहा कि वह परिणाम के बारे में मुझे आकर ज़रूर बताए। इसी बहाने हम दोनों की एक बार फिर भेंट हो जाएगी। अंत में उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप बसंत ऋतु के आने पर मुझसे आकर मिले। उस समय मैं आपको ईंधन का ऑर्डर देने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए तो जैसे यह कोई चमत्कार था। मैं वर्षों से उसे ईंधन बेचने के प्रयास में लगा था, परंतु उसका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था और अब वह स्वयं ही मुझसे ईंधन खरीदने की बात कर रहा था। लेकिन यह चमत्कार इस कारण हुआ था क्योंकि मैंने 2 घंटों तक उसमें तथा उसकी समस्याओं में वास्तविक रुचि ली थी। लेकिन यदि मैं वर्षों तक यह प्रयास करता रहता कि वह मुझमें तथा मेरे सामान में रुचि ले, तो यह कभी भी संभव नहीं हो पाता।
तो मिस्टर नाफले, आपने कोई नई खोज नहीं की है। यह तो सदियों पुरानी सच्चाई है। इसी सच्चाई को तो ईसा के जन्म से भी एक सदी पूर्व प्रसिद्ध रोमन कवि पब्लिलियस साइरस ने इस प्रकार कहा था, जब दूसरे लोग हम में हमारी समस्याओं में रुचि लेने लगते हैं तो हम भी उनमें और उनकी समस्याओं में रुचि लेने लगते हैं। लेकिन मानवीय सिद्धांतों के प्रत्येक सिद्धांत की भांति हमारी रुचि का प्रदर्शन सत्य तथा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, ना कि दिखावे और झूठ पर। इसमें रुचि दिखाने वाले तथा जिसमें रुचि ली जा रही है, उन दोनों का ही भला होना चाहिए। न्यूयॉर्क के आइलैंड में हमारा कोर्स करने वाले मार्टिन गिन्सबर्ग ने हमें बताया कि किस प्रकार एक नर्स द्वारा ली गई विशेष रुचि ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया था। उनके अनुसार, मेरी उम्र 10 वर्ष थी और उस दिन थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा था। मैं एक अस्पताल में वेलफेयर वार्ड में भर्ती था तथा दूसरे दिन मेरा एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। मुझे पता था कि आगे कई महीनों तक मुझे बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द झेलना पड़ेगा। मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था तथा हम दोनों वेलफेयर पर थे। उस दिन मेरी माँ भी मुझसे मिलने नहीं आ सकी थी। शाम होते ही मुझे अकेलापन, चिंता तथा डर सताने लगे। मुझे मालूम था कि मेरी माँ घर पर मेरे ही बारे में चिंता कर रही होगी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा और वे मुझसे मिलने भी नहीं आ सकी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें छिपाने के लिए मैंने अपने सिर को तकिए के अंदर दबाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली। मैं अकेला चुपचाप रोता रहा और मेरे शरीर में दर्द होने लगा। लेकिन मैंने रोने की आवाज़ एक युवा स्टूडेंट नर्स के कानों तक पहुंच गई थी, इसलिए वह मेरे पास आई। उसने मेरी चादर हटा दी और मेरे आंसू पोंछने लगी। उसने मुझे बताया कि वह बहुत अकेली थी। वह दिन भर काम करती थी लेकिन परिवार के साथ रहने में असमर्थ थी। फिर वह मेरा और अपना डिनर ले आई। स्लाइस्ड टर्की, आलू क्रैनबेरी सॉस तथा साथ में आइसक्रीम भी। उसने मुझसे बातें करके मेरे डर को दूर भगाना चाहा। वैसे तो उसकी ड्यूटी शाम 4 बजे तक ही थी, लेकिन वह रात के 11 बजे तक रुकी। वह मेरे साथ बातें करती रही, गेम्स खेलती रही और तब तक रुकी रही जब तक कि मुझे नींद नहीं आने लगी। उसके बाद कितने ही थैंक्स गिविंग डे आए और आकर चले गए, लेकिन मुझे वह दिन हमेशा याद रहता है। मुझे सालों बीत जाने के बाद भी आज वह दिन याद है, जब मैं घोर निराशा, हताशा, कुंठा, भय और भी ना जाने कितने नकारात्मक विचारों के बीच घिरा हुआ था। तभी उस अपरिचित नर्स ने आकर अपने प्रेम तथा कोमलता से मेरे सभी नकारात्मक पहलुओं पर सकारात्मक सोच को हावी कर दिया था। अब यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपकी सराहना करें, यदि आप सच्चे मित्र पाना चाहते हैं तथा यदि आप अपनी सहायता करने के लिए साथ दूसरों को भी सहायता करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सहायता करने के साथ साथ दूसरों को भी सहायता करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को हमेशा ही अपने मस्तिष्क में रखें। दूसरे व्यक्तियों में सच्ची और वास्तविक रुचि लें।